रहे हैं और ये बड़ी खबर प्रहलाद गुंजल से जुड़ी हुई है। दरअसल प्रहलाद गुंजल फिर से ओम बिरला के आवास पर पहुंचे हैं क्योंकि कल ही ओम बिरला प्रहलाद गुंजल की बंद कमरे में बात हो रही है और दूसरे स्तर की ये वार्ता एक नेक्स्ट लेवल की वार्ता बताई जा रही है। कल देर रात 2 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। एक दूसरे के धुर विरोधी नेताओं के मिलने के कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हॉट सीट कोटा उत्तर से दावेदारी कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल। कोटा उत्तर से बीजेपी ने अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। दोनों नेताओं के मिलने को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला की मुलाकात किस तरह से अहम है और क्यों अलग है? देखिए, फिलहाल प्रदेश में जो चुनावी पारा है वो गर्म है। सियासी जो बाल है वो फिलहाल प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में वो नेता जो दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाते हैं, दोनों की दिशाएं अलग हैं, दोनों के बीच में लंबे समय से टॉकिंग टर्म्स भी नहीं है और ऐसे में एकाएक राजनीति में ये बड़ा बदलाव, बड़ा उलटफेर और 360 डिग्री के एंगल पर ये पूरा की पूरा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलता है कि एकाएक दिल्ली से आने के बाद में कल देर रात प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के कैंप कार्यालय पर मिलने के लिए पहुंचते हैं। रात को 10 बजे के करीब पहुंचते हैं। 12:12 तक यानी कि करीब 2.25 घंटे की ये मुलाकात रहती है। बंद कमरे के अंदर मुलाकात के बीच में कई बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता हैं वो कैंप कार्यालय के बाहर जमा हो जाते हैं और जब प्रहलाद गुंजल निकलते हैं तो कहते हैं कि भाई वरिष्ठ नेता है ओम बिरला और लोकसभा के सांसद हैं। ऐसे में एक चुनावी दौर में ये सामान्य मुलाकात है। वहीं बिरला का इस पर बयान आता है कि ये सामान्य मुलाकात है, शिष्टाचार भेंट है। ये मुलाकात इस पर मोटे तौर पर इस पूरी मुलाकात को लेकर कोई बड़ा बयान जो है वो निकल करके नहीं आता। लेकिन सुबह होते होते दोबारा प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के आवास पर पहुंचे हैं और फिलहाल दूसरे स्तर की जो बातचीत है वो शुरू हो गई है। बंद कमरे में ये बातचीत चल रही है और मोटे तौर पर इस मुलाकात को लेकर के कई अलग अलग तरह के गॉसिप्स हैं, कई अलग अलग तरह की जो चर्चाएं हैं। इस मुलाकात के बाद में कह सकते हैं कि पूरी प्रदेश की राजनीति में जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो गया है क्योंकि इस मुलाकात के कई अलग अलग मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। क्योंकि कल तक जो दोनों नेता एक दूसरे के धुर विरोधी थे, आज उनके बीच में एक मुलाकात होती है, देर रात तक मुलाकात चलती है। हिमांशु, क्या प्रहलाद गुंजल सही जगह पर अपना अप्रोच लगा रहे हैं? देखिए, फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि आपको बता दें कि कल दिल्ली गए थे और दिल्ली में निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि फिलहाल प्रहलाद गुंजल की जो दिल्ली दौड़ है वो टिकट को लेकर के है क्योंकि कोटा उत्तर को लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है और प्रहलाद गुंजल कोटा उत्तर से ही आते हैं, उनका टिकट अटका हुआ है। अब तक टिकट को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। कल दिल्ली गए थे टिकट की राह को आसान करने के लिए, बड़े नेताओं से संवाद हुआ और मोटे तौर पर माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर जब बातचीत हुई है तो कहीं ना कहीं जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बीच में सियासी एक सफर भी शुरू हो चुका है क्योंकि इन दोनों के बीच में वार्ता किस तरह से महत्वपूर्ण है उस पर हम नजर जरूर बनाए रहेंगे। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर आपको सीकर से बता देते हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नामांकन आज ही होने वाला है। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया है नामांकन गोविंद सिंह डोटासरा ने और अब स्टेडियम में सभा स्थल पर पहुंचे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान में एसडीएम कार्यालय के भीतर की तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा का नामांकन हो चुका है। ये नामांकन की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई जहां पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और मोहन प्रकाश भी इस सभा में आज आए हैं। ये एसडीएम कार्यालय की सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। एसडीएम कार्यालय की तस्वीरें जब वो अपना नामांकन पत्र दे रहे हैं उस दरमियान ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आज नामांकन दाखिल हो चुका और अभी थोड़ी देर में हम वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जब सभा स्थल पर पहुंचेंगे जहां जनसभा को संबोधित करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। और आज नामांकन में दाखिल होने के लिए खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा और मोहन प्रकाश भी सभा में मौजूद रहेंगे। और अब जयपुर से बड़ी खबर की बारी है जहां जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के मामले में एक बड़ा अपडेट आपको दरअसल बताते चले कि ईडी की टीम अब जल भवन मुख्यालय पहुंच चुकी है। मुख्य अभियंता शहरी और हेडक्वार्टर केडी गुप्ता के दफ्तर पर ईडी की कार्रवाई अब जारी है। स्पेशल प्रोजेक्ट मुख्य अभियंता दिनेश गोयल के ऑफिस पर भी छापा मारा जा रहा है। जेजेएम मुख्य अभियंता आर मीणा है जो कि एक सबसे लीड रोल इनका बताया जा रहा है आर मीणा का,
उनके भी कार्यालय पे कार्रवाई जारी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता रमेश मीणा के घर पर भी, ऑफिस पर भी रेड है। जल जीवन मिशन योजना के भ्रष्टाचार में ये सभी मुख्य आरोपी हैं। और जल भवन मुख्यालय पर ईडी के छापों से हड़कंप मच गया है। दरअसल जितने भी लीड इसमें कैरेक्टर्स है, जो भी मुख्य रूप से इसमें संलिप्त है, इन सब के घरों पर और कार्यालय में छापे पड़ रहे हैं। और जब इसकी खबर पहुंची कि जल भवन के कार्यालय में ईडी की आंच पहुंच चुकी है, तब जल भवन मुख्यालय का मेन गेट, उस पर ताला जड़ दिया गया। सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से नदारद हो गए। 9 तो 11 हो गए और ईडी के छापों से जल भवन मुख्यालय में सन्नाटा पसर गया। ईडी चीफ इंजीनियर के ऑफिस की भी जांच कर रही है। ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान के, ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं। ये वो कार्यालय है जब हर एक कार्यालय का रूम देखिए खाली है, दरवाजे बंद है, सिर्फ वहां पर पुलिस और ईडी के ऑफिसर्स वहां पे मौजूद है। अधिकांश अधिकारी कर्मचारी दफ्तर से नदारद हो गए हैं। मुख्य अभियंता केडी गुप्ता, मुख्य अभियंता दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता आर.के. मीणा, ये सभी कार्यालय से नदारद है। और राजस्थान में ईडी की एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दरअसल जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की टीम जगह जगह छापे मार रही है, जिससे कई अधिकारी, ठेकेदार और दलालों के यहां छापे भी मारे गए। दौसा के मानगंज में भी ईडी की टीम ने छापा मारा और नमन रावत पीएचईडी के ठेकेदार बताए जा रहे हैं। साथ ही संजय के रिश्तेदार भी हैं। संजय से भी ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के करीबियों के रूप में संजय और नमन रावत को जाना जाता है। दौसा में ईडी की कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने इसका जायजा लिया। की टीम दौसा में मानगंज इलाके में लगातार कार्रवाई कर रही है और जो नमन रावत है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। ऐसे में ईडी के अधिकारियों की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि 1-to-1 संवाद किया जा रहा है। जो जो इनपुट ईडी को मिले हैं उन इनपुट के आधार पर यहां पर पूछताछ की जा रही है। ये जो पीछे मेरे तस्वीर में जो मकान दिखाई दे रहा है, इस मकान में अंदर टीम मौजूद है और लगातार पूछताछ कर रही है। जो अभी तक कोई ऐसा विशेष इनपुट सामने नहीं आया है, लेकिन जो नमन रावत है वो संजय बड़ाया के रिश्तेदार है। संजय बड़ाया से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और संजय बड़ाया और नमन रावत दोनों राजस्थान के जो पीएचईडी मिनिस्टर है महेश जोशी, इनके करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में मंत्री के करीबियों पर ईडी की टीम की लगातार कार्रवाई की जा रही है और राजस्थान की एक तरीके से सबसे बड़ी कार्रवाई है ईडी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले में हो रही है। दौसा सहित विभिन्न जगहों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दीप्ति महेश्वरी से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां आज दीप्ति महेश्वरी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। राजसमंद में नामांकन दाखिल करेंगी दीप्ति महेश्वरी। दीप्ति महेश्वरी पहले ही बीजेपी से विधायक है राजसमंद से, और एक बार फिर से भरोसा जताते हुए दीप्ति महेश्वरी को इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। द्वारकाधीश मंदिर में पहले पूजा अर्चना करेंगी, उसके बाद काफिला इनका गुजरेगा, फिर एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करके अपना नामांकन पत्र सौंपेंगी। क्योंकि चुनावी रस्म में यह पहली प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र के पर्व में यह पहली प्रक्रिया है जिससे हर एक दावेदारों को गुजरना पड़ता है। दीप्ति को कार्यकर्ताओं ने गुड़ से तौला है, मतलब ये प्रेम है कार्यकर्ताओं का। कहते हैं कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत की जाती है तो मीठे या तो गुड़ खा के, चीनी खा के, दही खा के अच्छे से इसकी शुरुआत की जाती है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने आज उनको गुड़ से तौला। ये तस्वीरें भी बहुत अहम हो जाती हैं जब नामांकन दाखिल करने जा रही हैं तो काफी औरतें नाच भी रही है सामने और नाच गाना बजाते हुए काफिला गुजर रहा है। दीप्ति महेश्वरी का नामांकन में शामिल हो सकते हैं राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। समर्थन में आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अब बारी नागौर से बड़ी खबर की, जहां पर भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी रहे मौजूद, बीजेपी जिला अध्यक्ष रामनिवास सांखला भी मौजूद रहे। नामांकन सभा का भी आयोजन हो रहा है। पशु प्रदर्शनी में रखी गई है आम सभा। नागौर सीट पर अभी कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया। ज्योति मिर्धा वही जो कि बीजेपी का भी दामन थामा है और इस बार बीजेपी ने
कुनबे को बढ़ाते हुए जो थोड़े प्रसिद्ध है, जो विपक्ष के प्रति जिनका मुखर रवैया है, उनको इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा है। ज्योति मिर्धा को इस बार टिकट दिया गया है नौगौर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पशु प्रदर्शनी में जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। और अभी आपको बता दें कि नौगौर सीट से कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है और इसी बार ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थामा है और पहली बार ही बीजेपी के परिवार में आते ही बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया और चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया। और अब बारी जयपुर से बड़ी खबर की। दरअसल PRN में बिजली कनेक्शन जारी करने का मामला अब तूल पकड़ा इस वजह से क्योंकि हाई कोर्ट ने बिजली कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे निजी जिंदगी से जुड़ा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने सुविधाओं की मांग के लिए इलाके में इसके लिए याचिका दायर की थी और बिजली कनेक्शन से 20,000 परिवार प्रभावित हैं। लोगों को हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन हाईकोर्ट ने झटका दिया उन सभी 20,000 परिवारों को और जन विकास समिति ने कोर्ट में लगाई थी याचिका। और अब आपको राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में हवा कितनी जहरीली होती जा रही है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मुरादाबाद में ये जो आपको धुंध छाई हुई दिखाई पड़ रही है वो दरअसल ओस की नहीं है, क्योंकि सर्दी शीतलहरी की जो ओस गिरती है उसकी ये चादर नहीं है। ये चादर है जहरीली होती हवा की। ये चादर है, ये जो स्मोक फॉगिंग हो रही है उसकी है। सबसे ज्यादा नोएडा में पॉल्यूशन ने परेशान कर रखा है। नोएडा में ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा का AQI 450 के करीब है। यह हालत डार्क रेड जोन कहलाती है। जब 400 के पार पहुंच रहा है तो उसको रेड जोन कहा जाता है। और इस बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्राफ के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक के साथ ही BS 3 और 4 वाले वाहनों पर भी रोक लगाई जाएगी जो ज्यादा पल्यूट करते हैं। जब AQI 401 से 450 पर आता है तब ग्राफ की थर्ड स्टेज लागू की जाती है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं उस मंच पे जहां राजनाथ सिंह मौजूद हैं। राजसमंद विधानसभा में आज बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शिरकत की। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की। मैं अतिथि परंपरा के अनुसार मैं हमारे उम्मीदवार और लोकप्रिय विधायक दीप्ति जी महेश्वरी से और जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए। भाजपा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राजसमंद की इस जनता का आप सभी पीछे जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन है, पधारें। राजनाथ सिंह जी का इस माला अर्पण कर स्वागत करावें। मेवाड़ की इस पुण्य धरा पर देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 3 तारीख को ये निर्णय जब रिजल्ट आएगा तब आपको भी गर्व होगा कि राजसमंद की विधानसभा में जिस प्रत्याशी का नाम आपने चयन किया है उसको हमने हजारों वोटों से जिताकर भेजा है। मैं इसी के साथ स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और स्वागत उद्बोधन करावें। माननीय जिलाध्यक्ष जी मान सिंह जी साहब। से सीधे दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान पर टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें सीधे राजसमंद से, जहां पे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद हैं। तो 2 तस्वीरें इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। 2 तस्वीरों पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां उनका स्वागत किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद, 2 तस्वीरें और पगड़ी पहनाकर, साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया है। आज बीजेपी प्रत्याशी के हौसले को, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि बीजेपी अपने एक दोनों ही समय में आपने इतिहास कायम किया है, स्टेप को कितना ज्यादा कार्यकाल में समझती है और उसको कितना सीरियस लेती है। इसीलिए बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में बड़े वो चेहरे शामिल हो रहे हैं, तो चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के। और इस देश की रक्षा के लिए जो काम किया है, जो जज्बा पैदा किया है हिंदुस्तान में, हर व्यक्ति के मन में और रक्षा क्षेत्र के मन में, ऐसे हमारे बीच में पधारे हुए आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं राजसमंद में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूरी जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रदेश के महामंत्री आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं और स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। और अब बात बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव की, क्योंकि एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एल्विश और उनके साथियों पर नोएडा में रेव पार्टी करने का आरोप लगाया गया है। इनमें प्रतिबंधित सांपों के जहर के इस्तेमाल करने की भी बात सामने आ रही है। दरअसल पुलिस ने एल्विश समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों के पास से 9 जहरीले सांप भी बरामद किए गए हैं। मामला दर्ज होने के बाद से ही एल्विश यादव फरार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, जो कि बिग बॉस ओटीटी के विजेता भी रहे हैं, जिनकी 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो एल्विश यादव रेव पार्टी करवाने का इनके ऊपर इल्जाम है, जिसमें एल्विश यादव के साथ 9 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। 9 लोगों में से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में यह मामला दर्ज किया गया है। लेकिन एल्विश यादव जो मेन है, जिनको सब जानते हैं, जिनका नेम और फेम है, जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, जो तमाम जगह बुलाए जाते हैं प्रमोशन के लिए, वो एल्विश यादव फिलहाल तो फरार है। बिग बॉस विजेता रहे एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 6 लोगों के ऊपर एफआईआर नोएडा में एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज किया गया है। एल्विश यादव पर रेव पार्टी करने का आरोप है। 9 जहरीले सांप बरामद किए गए हैं। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में ये केस दर्ज हुआ है। और अब जोधपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन आज होगा। 6 नवंबर को नामांकन भरेंगे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन में। हालांकि खड़गे 6 नवंबर को उम्मेद स्टेडियम में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जब कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन में शिरकत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उम्मेद स्टेडियम में जनसभा होगी, जहां पर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को 6 नवंबर को बोलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत के नामांकन में शिरकत करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये 6 नवंबर को, दरअसल 6 नवंबर तक ही आखिरी तारीख है नामांकन प्रक्रिया को पूरी करने की, और 6 तारीख को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके शक्ति प्रदर्शन के लिए, उनकी मजबूती को दिखाने के लिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे।
तो 6 नवंबर को आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन भरते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि सबसे पहले जो सबसे बड़ा चेहरा था कांग्रेस की तरफ से राजस्थान की बात करें तो वो थे टोंक से प्रत्याशी सचिन पायलट। सचिन पायलट ने सबसे पहले अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब यही सबकी नजर बनी थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब अपना नामांकन दाखिल करते हैं और क्या सीएम अशोक गहलोत के नामांकन में कोई दाखिल होता है तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता रंजन दवे जुड़े हुए। रंजन, चुनावी सभा को संबोधित भी किया जाएगा 6 नवंबर को, लेकिन नामांकन प्रक्रिया में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होने वाले हैं सीएम अशोक गहलोत के। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या स्थिति रहने वाली है अशोक गहलोत का नामांकन के लिए, पहले एक संभावित तारीख 3 तारीख आई थी, उसके बाद में अनिश्चितता के मद्देनजर अब ये तारीख 6 बताई जा रही है और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वे स्वयं यहाँ मौजूद रहेंगे और उसके अलावा यहाँ के जो राजकीय उम्मेद स्टेडियम है वहाँ एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम टेंटेटिव रूप से सामने आया है। तो निश्चित तौर पर नामांकन का आखिरी दिन भी ये माना जा रहा है और इस आखिरी दिन के लिए जिस तरह की कवायद की जा रही है, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग इस नामांकन जलसे में शामिल होंगे यहाँ जोधपुर से और सरदारपुरा के साथ साथ जो अन्य विधानसभाओं से जुड़े लोग हैं वे भी इस सभा में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के 6 तारीख को अशोक गहलोत का नामांकन यहाँ जोधपुर में होने जा रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेसी खेमा उत्साहित भी है और तैयारियां भी की जा चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी देने के लिए। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी 6 नवंबर को, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन में खुद शिरकत करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सुनवाई आज होनी थी, लेकिन सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो पेश हो गए, लेकिन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील नहीं पेश हो पाए और इसलिए अब 20 और 21 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई की तारीख पड़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो शिरकत कर गए, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील नहीं पेश हुए, इसलिए अब 20 और 21 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।